अर्की हैं। सबसे पहले किसका शासन था सब देशों में, यूरोप में भी सब जगह? क्या सबसे पहले मोनार्की थी, राजा लोगों का शासन था? तो क्या उनके भग्नावशेष पड़े हैं? आर द रिमेन्स आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ इट? दैट इज किसी का क्राउन पड़ा है, किसी की रॉड्स, रूलिंग रॉड्स पड़ी हैं, गोल्डन रॉड्स, क्या इन फ्रंट ऑफ इट? That is all monarchy has been, that is completely collapsed, उसको डिमोलिश कर दिया गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। ये देखो सामने, ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, करीब इतने बड़े कमरे में, हॉल में बनी, छोटी पेंटिंग नहीं है, ऐसा ना समझिए। बहुत बड़े चर्च के हॉल में एक पेंटिंग बनाई गई जो 6 महीने में बनाई। और ऊपर से आप देखिए क्या एंजल्स और जीसस उन सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये देखिए। सो जीसस उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे, क्योंकि पहले क्या था, क्या राजा लोगों का शासन था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि पीपल का शासन होना चाहिए। पहले तो लोग जो राजा बोल देते थे वही करते थे, लेकिन ये नेशनलिज्म इन फ्रांस ये एक नया ही है। व्हाई यू आर रीडिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन किस लिए हुआ? अच्छा खासा राजा शासन चला रहा था, बट ये जो लुई 16 था, यानी वहाँ लुई 1 आया, लुई 2 आया, लुई 3 आया, और लुई 14 तक तो उन लोगों ने जो एक पुराना पैलेस था उसमें रहे। फिर इसने तो शान शौकत का महल बनवा लिया 16 ने, पैलेस ऑफ वर्सली, सोने का महल बनवा लिया, और लोगों पर इतना टैक्स लगाया। अभी आप इसमें देखेंगे कि जो लुई 16 था तो उसने क्या किया, मैरी एंटोनिटी से शादी की, जो ऑस्ट्रिया की क्वीन की बेटी थी, मैरी एंटोनिटी, और खुद बूर्बो फैमिली का था। जो लुई 16 था क्या था, बूर्बो फैमिली का था। और जो यूरोप है, आप अपने बुक के नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्या यूरोप में जो फ्रांस है उसके बगल ऑस्ट्रिया है क्या? दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर। ऐसा कहीं कुछ बना हुआ है? आपके लिए मैप है, और नहीं तो 10th की बुक पे दोनों में कहीं भी ऐसा बना यूरोप का एक मैप है। 10th की बुक ये देखो, ये दिखा रही है इसमें, देखो 10th की बुक सबके पास है, अभी मैंने दिखाया। तो उसमें देखो, तो इसमें देख लो, एक तो पेज पढ़ लो, ये देखो, तो ये आपके में है ना, चलो भाई, तो 9th में भी बना हुआ है, पेज नंबर 30 पे। तो फ्रांस, हाँ फ्रांस है और ऑस्ट्रिया हंगरी, पेज नंबर 39 में भी बना है, करो है। तो बोलो, ये है फ्रांस। हम लोग रिवोल्यूशन इसी के तो पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन, और इसने कहा कि क्वीन से शादी की, ऑस्ट्रिया की। सो लेट अस सी दैट। अब यहाँ फिर से देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर से थोड़ी बात समझ में आई कि लुई 1, लुई से लेकर लुई 16 हुए। तो लुई 16 ने क्या किया बताओ? लुई 16 हैज married with Queen Antoinette and it was a very fantastic reception। बड़ी शान और शौकत से उनकी बारात गई, जरा देखो तो, और उनके तीनों बच्चों को ये देखिए। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे, देखिए कि लोगों ने कैसे इसके लिए, ये चीज आपने देखी, फ्रेडरिक सेल्यू, अभी लिखाऊंगा, फ्रेडरिक सेल्यू कैसे सरकार और ऊपर एंजल देखो, इसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है, दिखाया ये है को नेशनलिज्म। अच्छा अब बताओ, पहली बार यहाँ क्या सबसे ऊपर लिखा है कि इन 1774 ये कहाँ का किंग बना? फ्रांस का राजा बना। तो लुई 16 1774 में कहाँ का राजा बना? फ्रांस का राजा बना। अच्छा, तो उस समय फ्रांस में क्या स्थिति थी? फ्रांस का मैप आपने देखा? फ्रांस के, ये यूरोप है। नाउ सी दैट दिस इज यूरोप। कुछ चीजें देखो यशिका कि दिस इज, ये इंग्लैंड है, और यहाँ पर ये यूरोप है। फिर और इधर चले जाएं तो दैट इज जापान है, और फिर ये इंडिया हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये अफ्रीका है। तो ये देखिए, ये और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। इसके इधर क्या है? अच्छा, ये कौन सा कंट्री है? कोई पहचान पा रहा है यूरोप में कौन सा? या कोई इसको फ्रांस तो नहीं बोल रहा? बोलो, यूरोप में ये चीज क्या है? दैट इज यूरोप में इनके बीच में
एक बहुत बड़ा माउंट है, माउंटेन, हाँ यूराल। तो इस जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। और ये क्या है बताइए? फ्रांस और हैब्सबर्ग एम्पायर का है, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी से मिलकर बना है। ऑस्ट्रिया एंड, बोलो, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, तो इनसे मिलकर बना है। और इस एम्पायर का नाम क्या है? हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग। और इसका साम्राज्य कौन सा? ये कौन से शासन का था? बूर्बो फैमिली। बोलो ये किसका था? बॉर्न बोलते हैं इसको, फैमिली के राजवंश का था। इतनी बात समझ आई? लेकिन हमें इनसे क्या लेना देना? हमारी असली चीज तो यहाँ आती है। ये क्या चीज है? दैट इज, बोलो ये क्या है? दैट इज नॉर्थ अमेरिका। बोलिए। और ये साउथ अमेरिका। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका था, इस पर किसने अटैक किया? ब्रिटिश ने। किसने अटैक किया? ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने यहाँ के जो ब्लैक रेड इंडियंस थे, कौन वहाँ रहते थे? रेड इंडियन, जो अभी भी वहाँ पर काले लोग रहते हैं ना, अभी भी यूएसए में होता है कि नहीं? इतना पार्ट यूएसए है। अब इतना पार्ट क्या बन गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाकी ब्राजील यहाँ है, पेरू यहाँ, ये साउथ है। साउथ से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन इस पर किसने अटैक किया? अभी बताया। फिर लिखो यार, ब्रिटिश ने। ब्रिटिश, किसका अटैक हुआ? ब्रिटिश ने अटैक किया। क्या आपको ये बात मालूम है कि वहाँ जो वहाँ के मूल निवासी थे वो काले रंग के थे? और ये भी बात मालूम है कि 95% लोगों को अब तक ये गोरे लोग मार चुके हैं। हाँ। यानी वहाँ के 95% को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। अब वाइट लोगों का, यूरोपियंस का शासन। तो जब इसने इस पर अटैक किया तो फ्रांस ने क्या किया बताओ? क्या उसने, फ्रांस ने वहाँ की 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश से फ्री करा दिया? 13 कॉलोनीज। कितनी कॉलोनीज को? 13 कॉलोनीज को। क्यों ऐसा कराया? कि जिससे कि उस समय पर यूरोप में क्या था बताओ? क्या जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था? और स्टीम इंजन की वजह से ट्रेन चल गई थी। बोलो, साइंस का एक स्टीम इंजन से क्या होता है मालूम है? स्टीम से ट्रेन चलती है, ऐसे कभी सुना है? तो स्टीम इंजन से ट्रेन चल रही थी और ट्रेन की वजह से क्या हुआ? और स्पिनिंग जेनी भी बना दिया। स्पिनिंग जेनी में एक साथ 1000 कॉटन थ्रेड बनाए जा सकते। एक चरखा होता है, उसमें एक एक बनता है। तो उनको बहुत सारा कॉटन चाहिए था। और रेल चलाने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए था? कोयला। तो अब ये लोग ये क्या करना चाहते थे? ट्रेन से कोयला लाना चाहते थे और स्पिनिंग जेनी से कपड़ा बनाना चाहते थे। तो सारी दुनिया में बेचना चाहते थे, क्योंकि कॉटन 2 रुपए का और कपड़ा 200 रुपए का। तो इसलिए ब्रिटिश सब जगह क्या बना रही थी? कॉलोनी। तो सब जगह कैप्चर करो, सारा कॉटन ले आओ, कोयला ले आओ। क्यों यहाँ कॉलोनी बनाई इसने? ब्रिटिश का क्या काम था? कॉलोनी, कच्चा माल ले जाओ, रॉ मटेरियल ले जाओ। लेकिन क्या ये जो आविष्कार था वो सिर्फ ब्रिटिश तक ही रहा कि पूरे यूरोप में सब जगह फैल गया? ये फ्रांस है, जर्मनी कहाँ है? प्रूशिया, पुराना प्रूशिया। बोलो देख लो, वही जर्मनी है। यहाँ क्या है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि यहीं पे इटली है? बोलो। अब इसके ऊपर स्वीडन और नॉर्वे है और फिनलैंड है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क भी यहीं पे है, फिनलैंड। ठीक है कि नहीं? तो मतलब स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये 3 हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हैप्पीएस्ट। वहाँ की सरकारों ने कहा कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और हफ्ते में 5 दिन काम करो, 2.5 घंटे आके काम करो, बाकी गल हो। कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, कह रहे आराम ज्यादा करो, खूब छुट्टी मनाओ बच्चों की। जीडीपी अच्छी है। तो 3 हैप्पीएस्ट इंडेक्स हैं। और अगर आपने एक बच्चे को सिलेक्ट किया तो वहाँ पर आएगा, आप क्या पूछे क्यों सिलेक्ट किया, कैसे क्या। बच्चा अगर आपने जन्म दिया है तो 2 लोग समझाने आएंगे, ऐसे पालो वैसे पालो, और हर हफ्ते विजिट।
आपने कैसे पाला, इसकी रिपोर्ट क्या क्या है, कौन से इंजेक्शन लगाए, तो ऐसा देश है। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जितने बच्चे उतने कमरे आपको दिए जाए, उसके सारे अलग अलग टीवी, उतना पूरा यूटेंसिल्स, क्योंकि वो बच्चा वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, उनकी ये सोच है। अब समझो, तो ये तो खैर ऊपर की बात हो गई, लेकिन क्या पूरे यूरोप में नाउ द कंप्लीट यूरोप वाज थिंकिंग दैट दे आर मॉडर्न। अच्छा, अब उन लोगों में क्या होने लगा बताओ? फाइट नहीं होने लगी, इस बात की होने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइजेशन किया जा सके, उपनिवेशवाद, यानी दूसरे देशों को कैप्चर करो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कॉटन और कोयला अपने यहाँ ले आओ। तो फ्रांस भी अपने यहाँ बना रहा था, डच भी बना रहे थे, अलग अलग लोग थे, तो वो डचेस भी थे, तो वो यहाँ पर भी डच ने केरला में बनाए थे, या इंडिया में ऐसा नहीं, ब्रिटिश ही आता। और फ्रेंच की कुछ कॉलोनीज भी शुरू में बनी थी जो कि हटा दी गई। तो ऐसा समझ में आया कि नहीं? फ्रेंच कॉलोनीज, ये तीनों में बड़ी टक्कर थी। तो अब इन दोनों में कंपटीशन था, ब्रिटिश में और फ्रांस में। तो वो सोचा था उसको हटा दें और फिर उनको आज़ाद कर दें, बाद में हम चाहेंगे तो उनसे अच्छा कोलैबोरेशन करके सामान ले लेंगे। तो उसने कितनी कॉलोनीज को आज़ाद कराया? 30 कॉलोनीज। लुइस कब फ्रांस का राजा बना? ये ठीक बोलो, कब बना? जो लुइस 16 था वो किस वंश का था? विच फैमिली? बूर्बो फैमिली। उसने कहाँ की रानी से शादी की? वो कौन सा एम्पायर था? हैब्सबर्ग एम्पायर। रानी का नाम क्या था? लो अभी देखो, तो ये लुइस 16 है और रानी को देखो मैरी एंटोनिटी। यार रानी को देखिए तो तब तक पता चलेगा। नेशनलिज्म गेन कर लिया था। लुई 1674 में वहाँ राजा बना। तो लुई 16 जब फ्रांस का किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी था बताओ? किंग क्योंकि सर उसमें तो सोने का महल। ये सही कह रही कि 2 बिलियन लिब्रे उसने इसको आजाद करने में खर्च कर दिया। कैसे इनको पता? हर चीज जानती। बोलो क्यों खजाना खाली था? आजाद था। कितनी कॉलोनीज को आजाद कराया? कब बना राजा? किस फैमिली का था? किस एम्पायर की क्वीन से शादी किया? वेरी गुड। रानी का नाम क्या था? लो हर चीज जानती है। समझ में आई बात आपको? अब आगे अभी तक रानी नहीं आई है, लेकिन लुई 16 को देख लीजिए, इसकी सुंदरता। वन से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग। लो लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की, जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। और ये तो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की देखिए लुई 16 की शादी हो रही है, मैरी एंटोनिटी। और ये वो देखो, this is the procession of शादी की marriage पिक्चर between Louis 16 and Mary. नो इट इज पेंटिंग। These were two different dynasties. लुई 16 Louis Blonde 16 hair, prince सुनहरे बालों पैलेस वाला। ऑफ वर्सलीज में रहता था, जो बहुत भव्य महल था। पैलेस और ऑफ मैरी एंटोनिटी वर्सलीज के दिखा दे। 3 बच्चे थे। देखो तीनों बच्चे। मैरी ये एक एंटोनिटी। सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह बहुत देती बड़ी थी। बात कही है। मैरी एंटोनिटी वाज बैड एडवाइजर ऑफ लुई 16। इतनी बुरी सलाहकार थी, उसने सब बताया, जाओ अमेरिका से आजाद करो। फंसाया कर रहे उसको, इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश से कॉलोनी को आजाद कराओ। फिर उसकी दूसरी सलाह क्या थी? वो बैड एडवाइजर थी, मतलब एक तरीके से बैड सॉलिसिटर, जो लोग सलाह देते हैं ना। तो वो इस वजह से उसने बताया, अब तुम्हारा खजाना तो खाली हो गया, अब लोगों पे इतना टैक्स बढ़ा दो। तो उसने नेशनल असेंबली, एक वो जो पहले होती थी असेंबली की बैठक बुलाई, जनरल असेंबली। किसकी? अब हम वो बताएंगे जनरल असेंबली क्या है। उसमें 3 तरीके के लोग हैं। एक क्लर्जी है, जो वहाँ का पादरी लोग हैं, फादर, नन्स, चर्च, तो वो सबसे ऊपर। नॉबिलिटीज दूसरा है। फर्स्ट स्टेट में कौन आया? क्लर्जी। क्लर्जी में कौन है?
देख लो अपने पेपर में पलट के एक पेज पे लिखा है। ये देखो, ये दिखा रही है, Church, priest, यही है यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, यही है church, सबसे ऊपर क्या है, Father, क्लर्जी। ये देखो ये लिखा है क्लर्जी सबसे ऊपर, चर्च के फादर, उनको फ्री में बहुत बड़ी जमीन दे दी जाती थी। और राजा कहता था कि हमें आशीर्वाद दो, तो बोलता था ठीक है तुम्हें गॉड का आशीर्वाद है, जाओ राज करो। तो लोग कहते थे गॉड का आशीर्वाद यही राजा है। तो बीच में कौन आते थे, नॉबिलिटीज, उसमें राजा भी आता था और सामंत, उनकी फैमिली या जो जिनको वो जमीन बांटते थे वो सब आते थे, नॉबिलिटी। अच्छा, थर्ड स्टेट में कौन था, businessman, 3 टियर थे वहां, बिग बिजनेसमैन, और बीच में जो आर्टिजन जो कसीदाकारी करते थे, मूर्तियां बनाते थे, और कुछ फार्मर्स और लेबर्स थे, समझ में आया। तो इन सब की मिल के एक असेंबली बनती थी। कितनी, कैसी असेंबली बनती थी, ये देखो, यानी उस असेंबली का नाम क्या था, जनरल असेंबली। पहली बात मैंने क्या लिखाई बताओ, कि फ्रांस हैज फ्रीड 13 अमेरिकन कॉलोनीज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, लिखो इस बात को। तो पहले ये लिखे कि लुइस 16 became king of France in 1774. He was of which family? Bourbo family. Okay. He was living in Palace of Versailles. कहाँ रहता था, सोने का महल। अभी जरा देखिएगा, He was living in Palace of Versailles। वैसे वो वर्सलीज उस शहर का नाम था, लेकिन उसी के नाम पर वर्सलीज। ही मैरीड तो उसने किया टू मैरी एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया। और वो कौन से एम्पायर की थी, कभी ये नाम सुना है, मुगल साम्राज्य, चाणक्य साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, चंद्रवंश, ऐसे भारत में बहुत सारे हैं, खिलजी वंश, नहीं? तो वहां भी एक एम्पायर चलता था। उस एम्पायर का क्या नाम था, हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, शी वाज, अच्छा, शी वाज ए बैड एडवाइजर ऑफ फ्रांस। वो एडवाइजर भी थी, सलाहकार थी। शी वाज a bad advisor of France। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो उसने क्या करवाया, लुइस 16 freed 13 American colonies which were captured by British Empire। Louis 16 freed 13 colonies captured by 13 colonies of नॉर्थ अमेरिका या यूएसए। अब वो यूएसए है, पहले तो नॉर्थ अमेरिका था ना, अब यूनाइटेड स्टेट हो गया ना, तो बाई ब्रिटिश। ठीक है, दिस कॉस्ट, इसकी वजह से उसके ऊपर कितना खर्च आया, दिस 2 billion कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ 2 बिलियन लिब्रे, लिब्रे वहां की करेंसी थी। दिस कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ 2 बिलियन लिब्रे ऑन, वो जो फ्रेंच का खजाना होता है, खजाने को क्या कहेंगे, ट्रेजरी, ऑन फ्रेंच
ट्रेजरी। अच्छा एक बात और बता दें यशिका, जिस समय ये बैठा ये सब हो चुका, जिस समय बैठा उस समय तक ये उसको फ्री कर, इसने नहीं कराया, इनके पहले वालों ने करा, लुई 15 ने करा। तो उस समय बैठा तो क्या खजाना खाली था? When Louis 16 was, वो उसको crowned himself as a king, then at that time the French treasury was, फ्रांस का खजाना empty था, and there was a 2 billion livre loan। ये नहीं कि उसने खजाने से दिया, उसने वहाँ के बड़े बड़े साहूकार सामंतों से कहा इतना पैसा दे दो और अभी हम जीत लेते तुमको दे देंगे। तो अब दे कहाँ से, उसका तो खजाना ही खाली है। दिस वाज लोन। अब ये लोन है ना, तो वो लोग लोन मांगेंगे कि नहीं अपना। सो लुई 16 ने नहीं फीट किया, लुई 16 ने तो नहीं फीट किया, तो व्हेन बिकेम किंग, अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया शिवा, तो 13 का लो फ्रांस फ्री, ऐसे लिखो फ्रांस फ्रीड, 13 कॉलोनीज फ्रांस ने करवाया, लुई 16 के पहले वालों ने कराया, ठीक। अब तो ये एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ 2 billion। सो व्हेन दिस वाज ए लोन गिवन बाय नोबिलिटीज एंड बिग बिजनेसमैन, ये किसने लोन दिया था? सो दिस वाज लोन given by nobelities and big businessmen। When Louis 16 was crowned, French treasury was empty, कुछ भी नहीं था उसके पास। When Louis 16 became king, अब जब वो राजा बना 1774 में, सब हो चुका था और खजाना खाली था, became king, treasury was empty। treasury का मतलब खजाना लिख लो, empty। so he called, अब उसने क्या बुलाया और कब बुलाया? He called general assembly meeting। कितने साल बाद बुलाई? 96 years बाद कि 200 साल बाद? जरा चेक करो अपनी बुक में। So 1789 में बुलाई, और ये बहुत पहले से उसकी अगली लाइन में लिखा है ये कब से नहीं बुलाई गई थी, उसकी पिछली लाइन यहीं पे पढ़ो, यहीं पे बुलाई गई। ये देखो 74 में, और बुलाई का 89 में उसने बुलाई, ये सारे 1789 में उसने बुलाई है ना, और उसके पहले ये सालों से नहीं बुलाई गई थी, मतलब 60-70 साल से ही नहीं बुलाई गई थी। अभी वीडियो में बताया जाएगा, मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, तभी बुलाया जाता था जब टैक्स बढ़ाना होता। इस टैक्स के लिए बुलाई, किसने बुलाई? आ जाओ सब लोग हाँ बोल दो तो टैक्स हो जाए। अब जरा देखो, फ्रेंच ट्रेजरी वाज एम्प्टी, ओके। नाउ अब एक पहले इसकी फोटो, यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए कि जब फ्रेंच ट्रेजरी एम्प्टी थी, he called a meeting। Now, he called general assembly meeting। general assembly meeting in 1789, याद रखिएगा, अभी पूछेंगे आपसे कब बुलाई, राजा कब बना? 1774, मीटिंग कब बुलाई? 1789, कौन सी मीटिंग बुलाई? जनरल असेंबली। It consists of members of 3 states। It consists of clergy, nobility and third state। it consists of members of 3 states। 3 states were
ठीक है। क्लर्जी, क्लर्जी क्या थे? फर्स्ट स्टेट, Yes, sir. दैट इज जो वहां के पोप थे, मतलब फादर बिलोंगिंग टू चर्च, मेंबर्स ऑफ चर्च ना। सो फादर एंड नन, जो चर्च फादर एंड चर्च प्रीस्ट भी कह सकते हो, प्रीस्ट भी होते हैं ना वहां पे, एंड नन, उनके लोग। अच्छा, क्लर्जी फर्स्ट स्टेट हो गई। और सेकंड स्टेट नॉबेलिटीज। तो नॉबेलिटीज में क्या था? सेकंड स्टेट किंग एंड हिज फैमिली। और तीसरा क्या था बताओ? थर्ड स्टेट को क्या कहा गया है? पढ़ो जरा उसमें। Small farmers, हाँ, peasants and artisans. एंड उसका थर्ड स्टेट और small बिग बिजनेसमैन। सबसे जो थर्ड स्टेट में कौन से लोग वहां पहुंचते थे? सब नहीं पहुंचते थे। थर्ड स्टेट का जो अपर क्लास था, अपर क्लास कौन था? सिर्फ इसी के लोग पहुंचते थे, इनको नहीं जगह दी जाती, इन्हें घुसने नहीं दिया जाता था जनरल असेंबली में। बिग बिजनेसमैन पहला स्टेट था क्या? फिर उसके बाद बोलिए, Peasants. हैं? Peasants. पीजेंट सेकंड स्टेट में, बोलो। Third state के second. थर्ड स्टेट के सेकंड पार्ट में। और आर्टिजन किस में? Second part में है. और लेबर्स, Labor's third part. तो इन सब हैं। तो थर्ड स्टेट में ये सब नहीं जाते थे, Labor. ये सब नहीं जाते थे। और पीजेंट की सेकंड ये नहीं जाते थे, यही जाते थे। समझ में आई? अच्छा, अब देखो कि जो इनके मेंबर्स थे, 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट के, 300 मेंबर सेकंड स्टेट के, और 600 मेंबर थर्ड स्टेट। तो अब अगर वो कहेगा, अगर 600 मेंबर्स में से एक मेंबर को भी ये उनकी तरफ मिला ले वो, तो उनके वोट ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? मतलब 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट, नॉवेलिटी तो कहेगी हाँ बड़ा बड़ा टैक्स हमारे पास आएगा, क्योंकि टैक्स का एक हिस्सा वो ले लेगी, क्योंकि उसको क्या कहा गया? टिथे। जरा देखो, पढ़ो, ये लिखा है कि नहीं? तो वो कहेगी जो टैक्स बढ़ा 1/10 तो मेरे पास आएगा। अच्छा, नॉबिलिटीज़ को भी पैसा चाहिए, टैक्स बढ़ेगा तो उनके खजाना भरेगा। तो अगर 600 में से एक को भी मिला लेंगे वो, तो क्या होगा बताइए? जीत जाएंगे। शुरू के वो तो 600 ही हैं, उनमें से एक को कुछ पैसा दे देना है घर में रख के, बोला तुम हमारी वोट दे देगा, नहीं दे देगा। तो अब जब ये प्रस्ताव रखा गया तो 3 स्टेट में से थे, 300 मेंबर्स किसके थे? Clergy. ऑफ फर्स्ट स्टेट, 300 मेंबर्स ऑफ सेकंड स्टेट एंड 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। तो ये जो जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ दिस, जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स थे? क्या 1200 थे? एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय, कौन इसकी अध्यक्षता करता था? हाँ, जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 1200 members, each one vote, one value, हाँ. having principle of one vote, one value. ऐसा था। अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि ये जनरल असेंबली में आधे लोग क्लर्जी इधर बैठेंगे, आधे लोग किधर बैठेंगे? इधर। और ये राजा की कुर्सी है, इसमें राजा बैठेगा, और यहाँ कौन खड़े रहेंगे? 600 वो खड़े 600 रहेंगे। बैठने को मिलेगा उनको क्या? खड़े रहेंगे पीछे, खड़े रहेंगे। उनकी इज्जत क्या? वो तो टैक्स पेयर्स है ना, वो तो प्रजा हो गए। सिर्फ वो 600 ही तो टैक्स पे करते थे। देखो, क्योंकि शायद तो आपकी बुक में जनरल असेंबली में होगी, नहीं तो 10th की बुक में होगी, नहीं तो वहाँ दिखा देंगे जनरल असेंबली बनी है किसी न किसी बुक में। तो ये भी फ्रांस की है। सर, सिर्फ ये 600 पीपल ही तो
टैक्स पे करते थे चर्चेस को तो तो यहाँ दिखाया नहीं और लड़की और टैक्स नहीं, बनी हो। चलो वहाँ दिखा दो। अच्छा हाँ बोलो। सर ये 600 थर्ड स्टेट ही तो सिर्फ टैक्स पे करता था, नॉबिलिटी के पास तो टैक्स जाता ही था और उनको 10% कितने मिलता था? 10% टैक्स मिलता था उनको, तो टैक्स पे करना है इसमें। और सर वो भी होता है तीनों स्टेट से एक रिप्रेजेंट, तीनों स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, ये बात सही है। इतने इतने मेंबर्स थे, ये ज्यादा सही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो 3 स्टेट थे ना, 600 मेंबर थे तो 3 वोट पड़ते थे, यानी 300 का एक वोट और 300 का एक वोट और बाकी 600 का एक वोट और 600 का एक वोट, तो उन्हीं के ही हमेशा पड़ेंगे, ये तो नहीं जीत पाएगा। मतलब तो 600 खड़े हैं लेकिन उनका एक वोट है। उनका रिप्रेजेंटेटिव कहेगा टैक्स नहीं बढ़ाना है और नॉबिलिटी का ही बढ़ाना है और क्लर्जी का ही बढ़ाना है तो बढ़ जाए। तो ये लाइन हटा दो, 1 वोट 1 वैल्यू की कोई बात नहीं, वो उनके इंटरनल है। इंटरनली में वो क्या फैसला देते हैं, लेकिन इंटरनली से तो नहीं होगा ना। सो देयर वर 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम एंड दे म्यूचुअली डिसाइड कि उनका निर्णय माना। ईच स्टेट इज हैविंग 1 रिप्रेजेंटेटिव। Each सर आपने रीजन के बगल में क्या लिखा है? state is having, बोलो, Artisans artisan, श्रमिक, कलाकार। So having 1 representative होते थे। So there were finally 3 votes. फाइनली कितने वोट बन गए? There were finally 3 votes, अब 3 वोट बने। अब हम आगे देखें, इतना समझ में आ गया कि क्या है ना। तो ये हमेशा ही जीतेंगे, जब भी टैक्स बढ़ाना होगा बढ़ाई देंगे नहीं। जैसे क्योंकि इन्हें तो टैक्स पे करना है नहीं था, उन्हें तो टैक्स नहीं पे करना है। तो वोट लगाते थे कि टैक्स बढ़ाओ और एक हमेशा बढ़ ही जाता था। ना फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड के फर्स्ट में बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, और सेकंड में सेकंड में पीजेंट्स, आर्टिजन्स और थर्ड में लेबर्स। सही है, यही है कि नहीं? तो अब जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई गई। ना अब देखो आगे की बात भी देखो, याद देखो, ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। द पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, बहुत खर्चीला था, ज्यादा पैसे खर्च देखो होते सोने थे, की मोहरें को टैक्सेस के तौर पर देने पड़ते अब थे। जरा देखो यहाँ से, पहले लिखने को टाइम देंगे, देख लो। फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था और अंत में ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट करना पड़ा। इससे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया था। नाउ फ्रांस वाज इन डेब्ट। ये देखो उस जनरल कर्ज को असेंबली पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स तरफ दिए हैं, की मीटिंग बुलाई, बाकी खड़े हैं। जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज और थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई। अब देखो उसके खुद ये लोग जब वहाँ पहुंचे ना, थर्ड स्टेट वाले, ये भी 600 लोग थे, 10 ये लोग जो थे 40,000 लेटर लेके लोगों ने कहा था टैक्स मत बढ़ने दें। वहाँ के लोगों ने कहा था देखो हमारी ये दुविधा है, हमारा चिट्ठी दे देना। तो वहाँ जो 40,000 लेटर ये लोग थर्ड स्टेट के लेके पहुंच गए तो उसको डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया, पूरा डाल दो उसको किनारे, कोई लेटर पढ़ा ही नहीं है। समझ आई बात की नहीं? तो अब इन लोगों को ये हुआ कि हम अब कैसे जवाब देंगे अपने लोगों को, जब यहाँ से जाएंगे क्या ये बोलेंगे कि तुम वहाँ क्या करने गए थे, टैक्स बढ़वा के आ गए? अच्छा, इन्हीं 600 में देखो नीचे लिखा है 600, एक मीरा बीयू था, वो नोबल फैमिली का था। कौन था? मीरा बीयू। उससे शान शौकत से मतलब नहीं था, लुई 16 का ही परिवार था।
तो वो थर्ड स्टेट के साथ था। तो वो तुरंत उसने कहा कि ये टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये चिट्ठियां पड़ी जाएंगी और 1 वोट 1 वैल्यू रखो। 1 वोट 1 में तब इनके पास 1200 हो जाएंगे, तब तो नहीं जीत पाएंगे। तो बोले ऐसे 1-1 का नहीं रखा। मीरा ने कहा और वो राजा ने कहा नो, ओनली 3 वोट विल। वो तुरंत वहां से वॉक आउट कर गया। वहीं पे बगल में टेनिस कोर्ट था, उसने बोला हम जनरल असेंबली को डिस्कार्ड करके हम नेशनल असेंबली बने। सर मेरा भी कहा। हाँ, तो अब जरा इस बात पे यहाँ देखो, जनरल असेंबली की बैठक हुई, अब देखो क्या कह रहा है ये। This is Paris of first week, and this National Assembly meeting is going on in 1789. 1789 Now, इसमें हम देख रहे हैं कि है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग तो बैठे हुए हैं और ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, उस बाकी समय फर्स्ट और सेकेंड Public स्टेट में। के बहुत कम मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट में भी जो बिग बिजनेसमैन थे उन्हीं को आने दिया गया, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को नहीं आने दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे और ये उसका पहला लाभ क्लर्जी दिखाया। फर्स्ट ये स्टेट यानी पोप और चर्च के लोग और सेकंड स्टेट यानी नॉबिलिटीज, सामंत, दरबारी और राजा लोग उठाते थे। इस तरीके से पूरे यूरोप में लगभग ऐसा ही सिस्टम था, फ्रांस सब में जगह भी ऐसा ऐसा ही था। दिस इज द ड्रेस कोड ड्रेस कोड है और पोप का, किंग का और various ये states स्टेट person, church, nobilities and the third state persons. ये जरा देखो Third तो state person टैक्स तीसरे स्टेट को गधा बना रखा है, उसके ऊपर दोनों चढ़े बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि वो टैक्स के पैर में एक बूढ़ा आदमी कैसे झुका हुआ है और ये लोग मजा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में दबा हुआ था और वो पूरा लोग उठाता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लीजर राइट। नाउ थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली के बैठक में और वो वहां से वॉक आउट कर गए और वहां से फिर वो देखिए क्या दिखाया कि 20 जून को क्या दिखाया कि थोड़ा सा पहले चले तो ये दिखाया गया कि वो लोग नेशनल असेंबली की बैठक में गए। तो देखो कब है आपकी, कब वहां से तुरंत वॉकआउट हुए 89 में, बस उसी शाम को चले रात को नेशनल असेंबली बना दी। जरा पढ़ो तो कब है वो डेट 20, जरा इस चीज को लिखें। तो थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिनाइड। सो किंग ने क्या किया, प्रोजेक्टेड। अब जब जनरल असेंबली मीटिंग होगी तो किंग कुछ करेगा, ठीक है। सो उसने पुट अप, उसने एक प्रस्ताव रखा, ए बिल फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, है ना। सो द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय, मीटिंग को कौन अध्यक्षता कर रहा था, मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय लुई 16। लुइस की स्पेलिंग देखो, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख रहा है। लुइस की सब जगह ठीक करो, लुइस, और भी कहीं गलत किया उसे ठीक करना, यही है स्पेलिंग, ठीक है। सो इट वाज प्रिसाइडेड बाय लुइस 16। ही पुट अप ए बिल। उसने क्या पुट अप किया, इस चीज का, फॉर इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, बट थर्ड स्टेट डिनाइड दिस प्रपोजल एंड नॉट वोटेड फॉर इट। वो जानती थी वोटिंग कर देंगे तो हार ही जाएंगे। हाँ, थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, ये लिखने की जरूरत है, रिप्रेजेंटेटिव रीच्ड देयर, मतलब वहां पर थे। पुट अप ने, उन्होंने क्या किया, फॉरवर्डेड 40,000 लेटर्स ऑफ कॉमन मैन, दैट इज जो 90% वहां की पॉपुलेशन थी ना, पीपल, बट उसको किया, बट इट वाज नॉट नोटिस्ड बाय, फॉरवर्ड नहीं किया, किसी को लेटर को पढ़ा नहीं। वन वोट वन वैल्यू तो था नहीं।
1 वोट 1 वैल्यू तो आप चाहे हटा ही दो, 1 वोट 1 वैल्यू कट कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल की हर एक रिप्रेजेंटेटिव ये यही लिखो, ठीक है। तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एक 1 वोट। सो लेटर ऑफ पीपल, बट इट was dumped, not read there, वो पढ़े नहीं गए। These were not read there, and थर्ड स्टेट ने फिर क्या किया, has not voted, has not voted and walked out from there and assembled in courtyard, उसी वर्सलीस के शहर के बाहरी हिस्से में एक वहाँ पर कोर्ट यार्ड था जिसमें टेनिस कोर्ट था, उसके अंदर बहुत बड़ी जगह थी। सो एंड assembled in, कहाँ पे assemble हुए जरा देखो, बुक में लिखा है कुछ, बताइए। टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्सलीस, indoor टेनिस कोर्ट, और बात न करिए वर्सलीस, ठीक है, वर्सलीस। अगर चीजें पता भी है तो भी बात मत करो कि भाई हमें तो आता ही वर्सलीस। तो वो वहां पर हुए, ठीक है, एंड चलो, सो ये वहां पर इकट्ठे हुए एंड दे 40,000 letters ऑन 20th June 89, यानी यही वो दिन था जिस दिन मीटिंग हुई, उसी दिन लेटर ऑन 20th June 1989। इट वॉज लेड बाई, इसको किसने लीड किया जरा पढ़ो तो, एक तो मीरा व्यू है, नहीं तो वीडियो में देखिए, एबी सही सही कर रही है। सो इट वॉज लेड बाई मीरा बेयू एंड एबी, एबी सही की स्पेलिंग बताओ। हाँ, एबी और ई के ऊपर कुछ है सर, चलो ठीक है, ई के ऊपर वो आगे क्या है वो छोड़ दो, वो लगता है वॉवल होते हैं इनके, अच्छा ठीक है, ये छोड़ो ना इसकी पे, यूरोपियन में जिसके ऊपर ये SI, वो वॉवल्स होते हैं, SIIYES, दो आई हैं क्या, IE, आई ई वाई, और एबी सही है, ई के ऊपर फिर से कुछ I, चलो ठीक है। अब ये चीज हो गई, हाँ ऐसे लगता है, ठीक है, वो ठीक है, हम लोग उसका कहाँ जानते हैं, वो वॉवल्स तो वो होते ठीक हैं। है। तो इट वाज लेड बाय मीरा व्यू, मीरा व्यू वाज ऑफ नॉवेल फैमिली एंड एबी सही वाज कौन है, रिवॉल्यूशनिस्ट एंड फेमस राइटर। मीरा व्यू किसका था, मीरा व्यू, कोई स्पेलिंग गलत हो तो ठीक कराना, वाज ऑफ नॉबल फैमिली एंड एबी सही वाज राइटर एंड रिवॉल्यूशनिस्ट। अच्छा इतनी कहानी हो गई, इतना समझ में आ गया। तो ये बताओ, दो असेंबली थी, एक जनरल असेंबली थी, ठीक है, और फिर उसके बाद इन लोगों ने अनाउंस कर दिया नेशनल असेंबली, और वहां पर इन्होंने नोबेलिटी का फ्लैग छोड़ दिया, अपना फ्लैग बना लिया। बोला फ्रांस के फ्लैग है, उसके 3 कलर है, कौन कौन से, अगला पेज पलटोगे दिख जाएगा फ्रांस का कलर, क्या ब्लू रेड और व्हाइट है, देख लो एक पेज और पलटोगे तो मिल ही जाएगा कहीं, और जरा पलटो, यही है तीनों, ये फ्लैग का कलर, ब्लू व्हाइट एंड
रेड। तो समझ में आ गया? वहाँ पे उन्होंने कुछ सिंबल भी दिए कि ये हमारा फ्लैग है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। बात इधर देखो, ये हमारा फ्लैग है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे सिंबल बने हुए हैं। जरा देखो, ये टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये ऐसे सही है या कोई लीडर नहीं हुआ टेनिस कोर्ट में? यही तो है कि नहीं? नेशनल असेंबली है। अगला पेज पढ़ो, ये सब तो अभी हम बताएंगे। ये देखो, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और बाद में उसको वो लिखवा दिया पत्थर पर, मोनोलिथिक। और आगे जरा देखो, ये अभी सही के बारे में बताया गया। ये सब इसमें बताया गया कि एकता में शक्ति, टूटी हुई बेड़ियां, ठीक है, सेक्टर, गोल्डन सेक्टर, रूलिंग रॉड अब हमारे हाथ में, अन्याय की देवी देख रही है, और सांप के मुंह में पूंछ, यानी ये जो है अवर फ्रीडम इज इटर्नल। सांप के मुंह में पूंछ, जरा देखो तो सारे वो ना, देख रहे हो कि नहीं? यानी हमारा जो नेचर ने हमें कैसा बनाया है? फ्री। सांप के मुंह में पूंछ, इसका क्या मतलब है? Eternity, symbol of कि हमारी जो वो है, कहीं अंत नहीं है, हमारी आज़ादी एक है। और ये लाल टोपी कब पहनाई जाती थी? जब गुलाम लोग फ्री होते थे, तो वो बोलते थे अब हम आज़ाद हो गए, अब हम राजा के अंडर में रहेंगे। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लाल टोपी लगी है? ये पिछला पेज पलटो, वहाँ ये सब दिखेगा। ये पिछले पेज पे जो है, कहाँ है लाल टोपी? जरा देखो तो, पिछले पेज पे कहाँ है लाल टोपी? ये कट्ठर कहाँ बना हुआ है? ये वही है, इसी में सब है पीछे का। ये देखो, ये कट्ठर ये है। ये रूलिंग रॉड किसके हाथ में? एंजल्स के हाथ में, राजा के हाथ में तो नहीं है ना। देखो, सांप के मुंह में पूंछ कहाँ है? चेक करो, वहाँ ना देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिखा है। ऊपर ऊपर कहाँ दिखा? ये है ना, ये सांप के मुंह में पूंछ है। और देखो, ये आँख, ये क्या बताती है? आई का मतलब क्या है? आई का देखो जरा, आई विद अ ट्रायंगल, इसका मतलब है स्टैंड्स फॉर नॉलेज, की रेज आ रही है हमारी। और ये क्या है बताओ? ये मतलब वहाँ की जो फ्रांस की वो मैरियनी, वहाँ की, जैसे हमारी राष्ट्र भारत माता है ना, तो वहाँ की फ्रांस की माँ का नाम क्या था? मैरियनी। तो वहाँ जो कि जो है राइन नदी में खड़े होकर वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने मैरियनी का नाम दिया। ये मैरियनी है वहाँ की, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने सबसे पहले मैरियन के लोगों ने राष्ट्रगान गाया था इनके लिए, इनके विरुद्ध। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने उस देवी का नाम क्या रख दिया? मैरियनी, कि वो वहाँ हमारी ये माँ, वो हमारी जैसे भारत माता होती है ना। और देखो, एंजल है, और क्या है जरा, ये टोपी दी गई, और ये वहाँ का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। और रूलिंग रॉड किसके हाथ में? राजा के हाथ में कि उनकी एंजल के हाथ में? बात समझ आ गई? अब देखो, अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई कि अब नेशनल असेंबली बन गई। 30 स्टेट वालों ने अपनी असेंबली बना ली। बोले कि देखो, अब एक नई चीज आ गई। उन्होंने राजा से कहा कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तुम राजा हो। उनके मन में अभी तक भी ये बात नहीं आई कि हमें अपना राजा चुनना चाहिए। बोले तुम ही राजा रहोगे, लेकिन तुम हमारे द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, और जब तुम चाहो, हम लोग चुन के आए। जो 3rd स्टेट वाले, उनका सिलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ, वो चुन के आते थे। बोले जब तुम चाहो तो हमको डिसमेंटल कर दो, बर्खास्त कर दो। ये भी बोल दिया। तो ये तो कमजोरी हो गई ना। उसने 2 साल में 18 बार इनको डिसमेंटल कर दिया। बोला नहीं मानते तुम्हारी बात, जाओ सब हम फिर से चुनाव। अब जरा ठीक से बैठो, सेटल तो हो जाओ। जरा आगे देखिए, ये पास के ही टेनिस कोर्ट में चली गए, जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था। और वहाँ पर एबे सीज और मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। एक साल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल देखो, असेंबली फ्रेंच का फ्लैग देखो, और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाइन डिफाइन कर दिया। क्या नहीं मानते?
तो ये ये कौन है? भी नाम बताओ। भी एक नोबेल फैमिली का मीरा था, बेगम। जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवोल्यूशनिस्ट था। उस समय फ्रांस में आकार बढ़ा हुआ था और और ये देखो महामारी कहीं आप पे बढ़ बढ़ते रहा हैं कहीं पे जरा चेक करो कि मतलब क्या स्थिति थी फ्रांस की, जरा उसे भी देखना चाहिए हमें। The force of substitution crisis. हम्म, Sir, the force of a substitution crisis. ये है किस पेज पे है? पेज नंबर 6. हाँ, तो पेज नंबर 6 इस चीज को लिखो कि वास्तव में ये स्थिति कैसे आई। ये हटा दे बोर्ड से, नोट कर लिया ना? चलिए सर उसका वो वाला है. लाओ कि वहां पर बहुत सारी चीजें थी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों आई। क्या पहले सबसे बैड हार्वेस्ट हुई? अच्छा ये बताओ सौम्या, क्या वहाँ रोटियां औरतें बनाती थी? करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि घरों में रोटियां नहीं बनती थी, दुकान से खरीदी जाती थी और सरकार देती थी। रोज जाओ वहां से ब्रेड इतनी इकट्ठी करो, 2 किलो ब्रेड तो लोफ देती थी तोड़ के उसमें से, जाओ खाओ। तो अब राशन की दुकानों में लाइन लगने लगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या हुआ कि वहां पर जब क्राइसिस हो गई तो क्या लोगों में डिसकंटेंट था। डिसकंटेंट का मतलब असंतोष था क्या कि राजा लाइन लगवा रहे, 3-3 घंटे लाइन लगाओगे तब रोटी खाओगे क्या? तो पहले बैड हार्वेस्ट आई। फिर देखो दूसरा स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन। कल की न्यूज सुनी कि नहीं सुनी? पाकिस्तान में 2 बार चाय पीने पर प्रतिबंध लग गया। हाँ पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है. ठीक है। राइजिंग फूड प्राइसेस, तो इससे क्या हुआ? फूड प्राइसेस। और ये भी न्यूज आ गई है कि चीन हमारा 6000 टन चावल चुरा के ले गया सस्ते दामों में पतली गली से। उसके पास खाना तो है नहीं, तो उसने लोगों से मंगवा के अपना गोदाम भर लिया। उसके यहाँ खाना नहीं, तो अब सरकार सावधान हो गई। अभी तक गेहूं पे प्रतिबंध था, गेहूं नहीं बेचेंगे अब। इंडिया देने दी. हाँ, तो जिससे कि दूसरे देश घुटनों पे आ जाए। तो अब ये देखो कि बोलो खाने का अगर कमी होगी तो क्या खाने का रेट बढ़ जाएगा? ये तो बढ़ जाएगा। तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, तो फिर लोग ब्रेड खरीद पाएंगे। पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, लोग रोटी नहीं खरीद पाए। उससे क्या होगा बताओ? सर वीकर बॉडी हो जाएगी और नंबर ऑफ डेथ ज्यादा होंगे. अच्छा, तो ऐसा लिखा है क्या? वीकर बॉडी, जिससे 2 चीजें हुई, वीकर बॉडी और नंबर ऑफ डेथ. बॉडीज, और दूसरा क्या है? क्या फूड राइट्स होंगे? फूड राइट्स होंगे। फूड की वजह से प्रोटेस्ट. फूड राइट्स हुए। फिर क्या हुआ बताओ? अच्छा, ये पूरा बनाना है ना. फूड राइट्स की वजह से क्या हुआ? फूड राइट ने किस चीज को लीड किया? फूड राइट की वजह से दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स। सर 1789 होगा. 28 जून 1989 लिख दिया. अब इसको ठीक करेंगे। और डिसीज होगी। तो सही लिखा. कितना लिख दिया? ये गलत है। 1989
न्याय विद्या सो डेथ, महामारी फैल जाएगी, यस सर एपिडेमिक, और इसकी वजह से क्या होगा, वीकर बॉडी की वजह से डेथ होगा, और इसकी वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगी, अल्टीमेटली डेथ तो होनी है ना, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जब बेसिक चीजों का आकार, सब्सिस्टेंस का क्या मतलब है, बेसिक चीजें, सो दैट इज द कोर्स, यानी चक्र क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसीलिए कहा जाता है कि लेट उठो बेहतर है, अपना 8:20 पे उठो, चुपचाप चले जाओ, खाओ पियोगे तो देश में अकाल ही पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम का तो खाना बचाओ। इतनी बात हो गई, बोलो समझ आए ना, कि खाना नहीं रहेगा तो मरेंगे, अल्टीमेटली यही बात कही गई है। अब आगे देखो, ओके सर अभी हिस्ट्री होगी ना डेली, देखो यहाँ तक अभी अभी मैं बताया सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई थी, यानी लोगों ने रिवॉल्यूशन क्यों किया, तुम लोगों को कैसे जोड़ोगे, लोगों में महंगाई बढ़ रही थी क्या, बढ़ रही। ऐसे तो नहीं कि तुमने नेशनल असेंबली बना ली तो लोग रिवोल्ट कर देंगे, 90% लोग ऐसे रिवोल्ट कर देंगे, वहाँ रोज वो राशन की दुकान पे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, एपिडेमिक हो रही है, तभी तो वो रिवोल्ट में कूदेंगे। तुम सामान्य आदमी को कैसे रिवोल्ट में, बोलो एक बात समझ में आएगी नहीं। तो अब देखो इसके बाद की बात, और महामारी की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिस्टेंस था, ये देखो, सरकार ये क्या के है? विरोध में आ गए, औरतें देखो भाई, दिल्ली में लंबी लंबी क्यू लगाई हुई है के लिए, ब्रेड की दुकान, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी, खाद्यान्न का भी अभाव था, ये क्या है? बड़े बड़े नॉमिनिटीज थे, सामंत, ये देखो, यानी ये अपना आधे से ज्यादा पैसा दे रहा है, इसने फार्मर ने अपनी वो खेती उगाई और आधे से ज्यादा पैसा इसको दे दिया, तब भी ये जो है ये माकड़ की तरह, स्पाइडर की तरह बैठा हुआ है, ये सब कुछ पकड़ ले और फिर भी डिसकंटेंटेड है। तो ये मक्कार आदमी जो सामंत है, नॉबिलिटी, बात समझ आएगी नहीं, ये बैठा हुआ है, वो सब कुछ दिए जा रहा है, तब भी ये खुश नहीं है। आपकी बुक में बना हुआ है सब कुछ। इसका क्या मतलब है, the more the devil has, the more the क्या? जितना जितना उसको दो उसकी, दैट इज डेमोनेस डिजायर, ये राक्षसी कामना है, डेमोनेस डिजायर, ठीक है। उसको जितना दिए जा रहा बेचारा गरीब, वो और वो डिसकंटेंटेड है, उसका कुत्ता भी देख रहा है, उसकी भूख दिखाई गई है, दौड़ भी उसका, ये कितना पागल है, इसकी भूख कुत्ते की तरह है। अब देखो, देखा आपने बुक में थे, वो टैक्स दिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो ये उसको देखो। स्पाइडर बताया गया है, और जो टैक्स दे रहा है उसको एक इंसेक्ट बताया गया है। Now, due to this, there was a revolution in France, agitated by common people. ये They कौन है? had an agitation. नेशनल असेंबली जो मीराबी और एबे सेवी ने की, उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस बना। फ्रांस की मतलब एलिगरी मैरी एनी, मैरी एनी, और एलिगरी का मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को पेश करना। तो एलिगरी यानी रूपक, कि हमारा देश एक देश नहीं है, एक माँ है, और इस माँ का क्या नाम है, मैरी एनी, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ की एलिगरी कौन है, भारत का, और वहाँ की एलिगरी कौन है, मैरी एनी। तो उन्होंने एलिगरी के रूप में, और ये जरा देखो, ये सारे सिंबल आपकी बुक में बने हुए हैं, सिंबल देखो क्या क्या बना हुआ है, चेक करो, क्या ये सब आप वहाँ देख रहे हो? ये एकता में शक्ति बीच में है, यही गट्ठर, ये बताओ क्या है? That is, देखो, that is फ्रिजियन कैप, नाम बताओ उस टोपी का, फ्रिजियन कैप, जो रेड कैप है, फ्रिजियन कैप, जो स्लेव पहनते थे, लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, फ्रिजियन कैप। ये मैरियनी है क्या? देखो, ये मैरियनी बनी हुई है, ये देखो मैरियनी, ये एंजल, और वो भी टर्नर, टर्नर का मतलब क्या है?
endless eternity. सिंबल ऑफ इटर्निटी कि हमारे देश करना तो कभी आदि है ना अंत है, हमारा देश हमेशा रहेगा। इटर्निटी एक होता है एफिमरल नश्वर है और एक होता है इटर्नल शाश्वत है। मतलब कि वो जो नश्वर है वो जल्दी बन जाएगा। और जो ह्यूमन आर एफिमरल बट आवर कंट्री इज इटर्नल। आते जाते रहेंगे। और देखो और क्या क्या है, ये हो गया ये कि बेड़ियां टूट गई हैं, कई बेड़ियां टूटी हुई दिखाई गई हैं। देख लो मेरी यही हाथ में टूटी हुई बेड़ियां लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा के दिखाया ना, टूटी बेड़ियां लिए हुए। अब आगे वहां देखो यही सब उसमें भी बनाया गया है। ठीक है सौम्य पहले देख लो, लिखने का समय दे देंगे तुमको। कि राष्ट्र की देवी थी ये और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया Category of France। रेड कलर की कैप और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो Phrygian पत्थर cap। पर लिखा गया ऐसे सिंबल यूज किए गए और ट्राई कलर ट्रांसलेशन का अप्लाई कराया गया। दिखा दे ये आई किसका दिखा रहा है कि वी आर नाउ एनलाइटेंड, लाइट ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज। और रूलिंग रॉड को जरा पढ़ो क्या दिखाया, गोल्डन रॉड, गोल्डन सेक्टर। सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो रॉयल पावर किसके हाथ में दिखाई गई? मिनिस्ट्री वाली एंजल के हाथ, यानी भगवान के हाथ में पावर है, न किसी राजा का। ठीक है। मोनार्की का क्या मतलब होता है? मोनार्की जिसमें राजा का रूल होता है। यस, मोनोआर्की। तुम्हारे यहाँ पैट्रियार्की है कि मैट्रियार्की? पिता का शासन है तो पैट्रियार्की, और माता का शासन है मैट्रियार्की। और ब्रदर का शासन है तो फ्रेट्रियार्की। फ्रेट्रियार्की है मेरे घर में। समझाई तो सत्या। और अगर एक का शासन है तो मोनोआर्की। मोनोआर्की को ही मोनार्की का होगा क्या? तो समझ में आ गया ना, आर्की का मतलब शासन, ब्रिटिश में मैट्रियार्की होगा, लेकिन यहाँ वर्ड जो है मोनोआर्की। मोनार्की समझ में आ गया ना, आर्की का मतलब शासन और मोनो का मतलब एक का शासन। अब आगे पढ़ो चलो। ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियां, ये सारे एंड दैट इज स्नेक विद इट्स अब असली चीज है, ऐसे सिंबल यूज किए। यही चीज नहीं है। तो ये मुख्य है, इस पर क्वेश्चन भी है। तो लेट अस फर्स्ट पहले से समझें। मैंने ना। पहले देखा था यही सोचा था। नहीं मैंने योजना देखा ही नहीं। फ्रांस पूरा देश क्या कहा थे? नहीं सर हाँ, वहां पर 3 तरीके के शासन थे। कौन था? ज्यूडिशियरी। फ्रांस वाले जब और ज्यूडिशियरी के फर्क फिर क्या था? हमारी एग्जीक्यूटिव। और तीसरा लेजिस्लेचर था। अब देखो यहाँ कौन लोग रहते थे? जज। जज को अच्छा, ये कोई मुझे बताएगा सौम्या? आप तो खैर सभी कुछ जानती हो। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो वोट करते थे यानी सर जो वोट करने का राइट उन्हें मिलता था, जो रेगुलरली वो टैक्स पे करते थे। 3 लेबर डेज का टैक्स जो राजा में पे करते थे, यानी 3 लेबर अगर वो रख सकते हैं, उसको जितना पैसा देता उतना टैक्स उन्हें हर महीने देना पड़ता। उतना अगर वो दे सकते थे तो उन्हें एक्टिव सिटीजन माना जाता था और उनको वोटिंग का राइट था। वो कितने लोग थे जरा ये भी बताओ। और पैसिव सिटीजन में कौन थे? जिनको वोट करने का राइट, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। वो कितने लोग थे? 3 million men, women, यानी 30 लाख, youth without यानी नो वोटिंग राइट्स। इसमें पहली बात तो औरतों को तो राइट था ही नहीं। सवाल ही नहीं उठा। विमेन को नहीं राइट था। और बोलो children और 3 million youth below 20 एंड यूथ below 20 बिलो 25 25 years
अच्छा, और नो वोटिंग राइट्स ऐसे कितने लोग थे? तब मैंने 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग थे। अच्छा, जिनको वोटिंग राइट था वो कितने लोग थे? 4 million. Of a population of 25 million population. entitled to vote about 3 million. 25 से 3 तो Passive citizen. ये देखो 4 मिलियन थे ना जो वोट करते थे, तो बाकी जो बच गए 24 वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि इनको कहा गया है 3 मिलियन, और जो बच गए 21 मिलियन वो लोग थे आर्टिजन लेबर, जिनके सवाल है यानी 3 मिलियन तो यही थे, और बाकी 24 मिलियन 21 मिलियन। और तब तो 24 होंगे, तो टोटल 28 में 4 मिलियन ये थे। अब प्लस कितने हैं बताओ? 21। तो फिर ये पैसे वाले को भी तो वोट है ही। हैं? तो ये पैसे वाले में कौन है? पैसे वाले में, पैसिव सिटीजन में लेबर, आर्टिजन, 3 मिलियन 3 वो मिलियन 3 मिलियन वुमेन्स और चिल्ड्रंस है जो 25 इयर्स के बिलो है। ऐसा और उसके लिखना बाद नहीं चाहिए था, ये 21 गलती से लिख मिलियन दिया है। मतलब इनको लिखना चाहिए था टोटल पॉपुलेशन अगर 28 मिलियन की थी तो इनको 24 मिलियन लिखना चाहिए, सब कुछ मिला के। ये और कंफ्यूजिंग बाकी स्टेटमेंट। के 21 मिलियन समझ आया? जो बाकी men हैं और labor हैं, वो सब हैं। बट उनको वोट करने का right है। लेकिन ये फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि औरतें आधी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि 21 में 3 मिलियन औरतें हैं ना। तो इसलिए ये आप समझ लो, ये मिला के कितने होने चाहिए? ये 24 मिलियन होने चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है एक्टिव सिटीजन में, कि एक्टिव सिटीजन में उनको वोटिंग, अच्छा ऐसे लिखो इसको 3 मिलियन ऐसे ही लिखो, और इसमें लिखो एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट है, लेकिन उसमें 28 मिलियन आते हैं, लेकिन 4 मिलियन कोई वोटिंग राइट है, क्योंकि अभी वो टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी भी जब टैक्स पे करने लगेंगे तो उनको भी वोटिंग राइट होगा। सर वो समझ में आई बात? यानी एक्टिव सिटीजन में उनके पास वोटिंग राइट है, लेकिन टैक्स पे करोगे तो है। अब इनको तो कभी वोटिंग राइट नहीं। बोलो ये अगर टैक्स भी पे करने लगे तो क्या 4 साल के बच्चे को वोटिंग राइट हो जाएगा, या औरतों को वोटिंग राइट हो जाएगा? यानी इनको कभी नहीं है, और उनको मिल सकता है बशर्ते कि वो 3 लेबर डेज का टैक्स पे करें। तो वो हैं कितने बताओ? क्या वो 28 मिलियन है? तो उसमें से कितने लोग अभी टैक्स दे रहे हैं? बोलो। आउट ऑफ 28 मिलियन। साक्षी समझ में आया? यस यानी है 28 मिलियन, बाकी टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। कोई 2 लेबर डेज का कर रहा है, कोई 1 लेबर डे का। टोटल मिला के और भी 28 से ज़्यादा 28 मिलियन की पॉपुलेशन है दिखाई गई है, लेकिन अगर ये टैक्स पे करने लगेंगे तो पूरे 28 पे 28 देने लगे तो तुम टैक्स ही नहीं पे करोगे। कितने लोग टैक्स पे कर रहे थे? 4 वही बस वोट तो देंगे। ये ये 28 योग्य में हैं, नीचे वालों को तो कभी वोट नहीं मिलेगा, चाहे तो जितनी वो पॉपुलेशन में नहीं काउंट होगी। वो पैसिव सिटीजन है, वुमेन को वोट नहीं मिलेगा चाहे वो 10 लेबर के बराबर भी टैक्स दे, लेकिन इनको मिल सकता है ऊपर वालों को। फिर भी कितने लोग टैक्स दे रहे हैं 3 लेबर डेज के बराबर? पॉपुलेशन में 28 वो है जो टैक्स पे कर रहे हैं पर पूरा नहीं करते। हाँ, और जो पूरा नहीं कर रहे वो हैं। वोट नहीं हाँ, वो टैक्स पेयर्स हैं 28 मिलियन, लेकिन 3 लेबर के बराबर सारे नहीं कर रहे हैं। 3 लेबर के बराबर सिर्फ 4 मिलियन लोग ही कर रहे हैं, तो उन्हीं को चुनाव का अधिकार है। और नीचे वाले तो जब बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसमें स्विच ओवर कर जाएंगे, और औरतों को कभी नहीं मिलेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो ऐसा है, मुझे लगता है कि ये जो एक्टिव सिटीजन हैं, अब किस तरीके का फैब्रिकेशन है यही समझ लो, बस इतना ही है, ठीक है। फिर भी मुझे औरतों को जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अगर औरतों को दिखाना चाहिए था तो आधी तो पॉपुलेशन दिखानी चाहिए कि नहीं? इसका मतलब है कि कुछ औरतें भी टैक्स पेयर्स हैं। भाई अगर 28 मिलियन कहीं की पॉपुलेशन है तो 14 कुछ ना कुछ बच्चों को भी निकाल दो तो 10 मिलियन तो औरतें होनी चाहिए नहीं 28 में, नहीं? अब वो जैसा भी हो ऐसा ही है 4 मिलियन। तो इसमें कौन थे बताइए? एंटाइटल्ड टू, इसको मैं देख के बताऊंगा, लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसके आगे ज़्यादा जाने की। बस समझो कि इतने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 4 मिलियन लोग वो हैं जो 3 लेबर डेज के बराबर हैं, इतना ही सोचो, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने कितने वोट दिए बताएं? इन्होंने 50,000 लोगों को इलेक्ट किया। कितने लोगों को इलेक्ट किया? उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्टर्स।
इन्होंने इनको इलेक्ट किया और उनका नाम क्या रखा गया? वो 50,000 लोग हैं। जैसे हमने पार्षद को चुना अपने अपने लोकल में, अरविंद नगर में या गोल्फ उसमें से चुना वो पार्षद, वो अब किसको चुनेंगे? कितने लोग, इन्होंने किसको चुना? वोटेड फॉर इलेक्टर्स, बस इसके आगे इनकी जिम्मेदारी खत्म। वोटेड फॉर इलेक्टर्स। अब इलेक्टर्स किसको चुनेंगे बोलो? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। अब उसमें कौन है? नेशनल असेंबली। आप कहोगे नेशनल असेंबली तो थी ही नहीं। इससे पहले एक बात हुई, उन लोगों ने अटैक किया जगह जगह पर, लुई 16 की हालत खराब हो गई। बोले तुम मेरी नेशनल असेंबली के चार्टर को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोला मानते हैं। और जब मानने लगा तब ये स्ट्रक्चर आया। अभी मैं वो डेट बताऊंगा कि कब हमले हुए, इसके बाद हमले हुए। राइट्स हुए, राइट्स के बाद लुई 16 ने कहा ठीक है, हम अब जनरल असेंबली को नहीं मानेंगे, अब हम किसको मानेंगे? नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली ने कहा ऐसे मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? कि इसके कितने मेंबर है बताओ? इलेक्टर्स ने किसको चुना? वोटेड फॉर, बोलो। नेशनल असेंबली 14 जून को स्टार्ट हुआ। देखो ये इन्होंने डेट भी बता दी। 14 जून 1789 रेवोल्यूशन। अब वो 14 जून को, जुलाई। हाँ अब सही बताया, क्योंकि 20 जून को तो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई है। 14 जुलाई। ये याद रखो। अभी मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा कि 14 जुलाई को रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद इसके बाद फिर पहले वो लिख लेंगे। वो ये यहाँ लिखना चाहिए, वो गैप हो गया ना, तभी तो मानेगा, नहीं तो नेशनल असेंबली को राजा क्यों मानेगा? हमारा हुआ है। और इसके कितने मेंबर हैं? 745। बोलो सही है। और 745 मेंबर है। ये किसको कंट्रोल करते थे? एग्जीक्यूटिव में कौन था? देखो ऐसे बनाओ, किंग। किंग, अब किंग को ये कंट्रोल करते थे और इसके पास वीटो था। वीटो का मतलब समझते हो? राइट टू डिसमेंटल, भंग कर दिया। जाओ फिर से चुन के आओ। सर 2 साल में 18 बार तो वीटो भंग किया। सर ये जो वो है वो शायद नाइट चल रहा है कैमरा। क्या चल रहा है? चलो चल ही रहा है कुछ नहीं। वो कम किया है। कम है, लाइट नहीं चल रही ना। नहीं वो सेटिंग्स में भी हैं? ब्राइटनेस वो कर देंगे, लाइट बढ़ा देंगे। अच्छा ये देखो, ये सही है, किंग है वो देखा था वो ब्राइटनेस का वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये किंग है तो इसमें इसका पावर किस पर है बताओ? नेशनल असेंबली इसको कंट्रोल कर रही है। क्या ये नेशनल असेंबली रूल बनाती है? लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधाता का मतलब क्या होता है? भगवान जिसने बनाया है। समझ में आया कि नहीं? विधायक का क्या मतलब होता है? जो बने बैठेगा वहां कानून बनाने के लिए। विधि, विधाता, विधान, कानून। समझ में आएंगे सब एक ही चीज जैसे। तो ये कौन सा है बताओ? सर एक बार फिर से समझो, हमारे यहाँ भी कैसा होता है? दैट इज विधायिका। इसे क्या कहते हैं? जहाँ कानून बनता हो, लेजिस्लेचर। और ये क्या है? कार्यपालिका। जो कानून बने क्या उसका इसे पालन करना होता है। और ये क्या है? ये क्या करती है? जो कानून का पालन न करे उसको दंडित करती है। हमारे यहाँ भी 3 चीजें, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव कौन है? ये सही बताएं, पुलिस। पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेटर है, IAS, PCS, IPS, उनका काम है हाँ क्या कानून बनाए। चलो सब लोग कानून का पालन करो। अच्छा तुमने नहीं किया, पकड़ के ले गए जज के पास, इसने नहीं किया, इसको दंड दो। किसने बनाया काम? हाँ फॉलो करवाएगा, और जो नहीं फॉलो करोगे चलो पकड़ के चलो इसको दंडित करो। समझ आ गई? तो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दैट इज लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट, संसद। दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटिव, IPS है ना। और तीसरा
तो वहाँ कानून कौन बनाता था? नेशनल असेंबली। Yes, sir. उसको पालन करने का अधिकार किसका था? नॉबिलिटीज का। नॉबिलिटीज जाए अपने घोड़े लेके पालन करवाएं, और जो हो उसको दंडित। लेकिन जज को कौन जरा सेलेक्ट करता था? देखो तो जरा, जज को कौन चुनता था? Sir, नेशनल असेंबली के मेंबर Active citizen. एक्टिव सिटीजन। ये सबसे सौम्य रिसिप्ट सही होता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई आज। इतनी बात समझ आ गई? और ये क्या कर रहे हो? मैन हैंडलिंग नहीं, दोनों के माता पिता आ जाएंगे। ये हमारी बिटिया को उन्होंने मारा। अब देखो, चलो और पहले पेज पे आओ। 14 जुलाई को क्या बास्टील की जेल पे लोगों ने आक्रमण करके हथियार लूट लिए थे? पहला पेज आओ, सबसे पहला पेज। सबसे पहला पेज 14 जुलाई 1789 बास्टील जेल वाज अटैक्ड, नीचे बना हुआ है। कौन सी जेल अटैक हुई? बास्टाइल जेल वाज अटैक बाय पीपल। बोलो कितने दिन बाद? करीब 20 दिन बाद, क्योंकि 20 जून के बाद 24 जुलाई 10, 20, 24 दिन बाद। अच्छा, और लोगों ने, सिटीजन ने किया और हथियार लूट लिए, किंग के हाथ पांव फूल गए। सर एग्जीक्यूटिव में नीचे मिनिस्टर्स थे Looted। जो भी वहाँ आर्म्स से हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब अगली बात बताओ। तो फिर नाउ किंग, उसने क्या किया? एक्सेप्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ लेजिस्लेचर। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा मानेंगे, तुमने जो नियम बनाए। कब है बताओ? बुक से देख के बताओ। 4 अगस्त है? ये बता नहीं सही, ये शिका हर चीज इन्हें मालूम। देखो यशिका ने बताया है सबसे पहली बार। बोलो यशिका, कब है? और अगर बताओ तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर क्या कर? लो ऑन 4 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है। उसने कहा कि फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड, सामंतवादी प्रथा का अंत हो गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि हमारे पैसे से 10% उनको दो, तिथे, मतलब जो क्लर्जी को टैक्स दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तिथे। तो वो कहेंगे भाई वो सब बंद। फ्यूडल सिस्टम इसको कहते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से लोग मौज उड़ाएं। सो ऑन 4 अगस्त 1789 feudal system was abolished and king accepted to work under नेशनल असेंबली। लिखो इस बात को, अभी सारी डेट्स अर्पिता से पूछो। ऐसा ही होगा। 4 अगस्त 1789 ये बेस्टिल feudal system was abolished and Louis XVI accepted। Louis XVI ने क्या किया? ठीक है। So feudal system सामंतवादी प्रथा and taxes also were abolished। टैक्स का भी अंत हो गया। गुड मॉर्निंग। Taxes were abolished and Louis XVI ने क्या किया? बोलो क्या एक्सेप्ट किया? और इस चार्ट के हिसाब से but he was having a veto to dismantle national assembly। सर क्या मतलब है? हैं? इसका मतलब कोई नहीं, but he was having veto, स्पेशल पावर दी गई to dismantle national assembly।
बोलो इतनी बात समझ में आई। अब आप कुछ बातें हमें बता दीजिए, बस हमें ज़्यादा नहीं मतलब है। ये बताओ लुई 16 किस फैमिली का था? उसने कहाँ की रानी से शादी की? कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया क्या नाम था? मैरियट कब राजा बना? 1789 में डेट हमें ज़्यादा पता नहीं, आप बताइए राजा कब बना? 1774 1774 में। उसने जनरल असेंबली की मीटिंग कब बुलाई? 1789 हाँ, बताइए। 20 जून 1789 अच्छा, नेशनल असेंबली कब बनी? 20 जून 1789 नेशनल असेंबली को किसने लीड किया? मीरा मीरा वाओ। मीरा मीरा बेऊ एंड एबी एबी सही। एबी से किसने लीड किया? मीरा व्यू। एंड एबी से ठीक है। नेशनल असेंबली कहाँ बुलाई गई? टेनिस कोर्ट में लुई 16 कहाँ रहता था? लुई 16 कहाँ रहता है? आप बताएं, हम क्या बताएंगे? लुई 16 कहाँ रहता था? अच्छा वो पैलेस ऑफ वर्सलिस में रहता था। बास्टिल जेल में कब अटैक हुआ? और किंग व्हेन एक्सेप्टेड टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम? 4 अगस्त 1789 में अबॉलिश हो गया एंड ही वाज रेडी टू वर्क अंडर दिस। समझ में आ गई बात? यही लोग जज को चुनते थे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी। बोलिए जुडिशरी कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी। इनका आपस में चलता था, ये उसको पावर रखता था और इसके पास वीटो थी कि वो इसको अबॉलिश कर सके। इतनी चीज़ याद कर लीजिएगा। इस पे एक पेज का नोट आपसे बनवाएंगे, जो चार्ट बनवाना होगा अगली क्लास कल है। थोड़ा सा हम इसमें कई चीज़ें पूछेंगे आप पूरी चीज़ पूरे डिटेल्स तैयार करके आओ, हर चार्ट तैयार करके आओ, हर फैमिली तैयार करके आओ। हैं? क्या? अगर अभी मैं कुछ याद नहीं आता उसका टेस्ट नहीं बोलो। होगा सर वो आपने बोला था साइंस का वो 2 चीजों का टेस्ट साइंस की जो 2 चीज़ों का टेस्ट है ना, तो वो अभी वो होल्ड पे चल रहा है। देखा मैंने वही अभी इसी पे आपका टेस्ट है। मुझे भी जब हम लोग आए थे, बोला पूरी नहीं तरीके से आप मैं बोलने तैयार वाला करके था आइए, और ठीक है? फिर अभी इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी एक करीब इसकी 8-10 क्लास होंगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और हम इसके पूरे जो 16 वीडियो हैं 16 घंटे के आपको दे देंगे। 16 घंटे एक घंटे की एक वीडियो होगी। ये तो वीडियो एल्बम है, ये कोई वीडियो थोड़ी ना है। सर वो क्या डिसमेंट इसमें कुछ सिखाया गया है क्या? ये तो चित्र दिखाए जा रहे हैं।